हेलो फ्रेंड्स, आज आपको 2024 का सेट 5 समझाएंगे और ये जो 5 है ये एच जेड सेट है। ठीक है, एच जेड। ओके, तो इसमें खंड आ में 1 से लेकर 20 तक प्रश्न है जो कि बहुविकल्पी हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 21 है तो वहां तक आपको समझा देंगे, यानी कि 1 से 21 तक कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है परिमेय संख्या होगी। इसमें परिमेय संख्या कौन सी है? हम जानते हैं कि रूट का 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये तो ठीक है अपरिमेय संख्या हो गई। अब रूट ऑफ 3 इसका भी हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट 9 इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या कौन सी है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 7 का भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0 के ग्राफ का आकार होगा। तो ना इसके ग्राफ का आकार परवलयाकार होता है। क्यों होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। वैसे इसका ए ऑप्शन सही होगा, परवलयाकार। अब जो ये आंसर नंबर 2 है इसको यहाँ आपको समझाते हैं। तो जो ये ग्राफ बनना है ना वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ये ऐसे कट करता हुआ, ठीक है, एक्स एक्सिस को कट करता हुआ और दो जगह पर कट होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका ये बना हुआ है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब इसके मूल निकालते हैं इसके दो मूल निकलते हैं, यानी कि जो वैल्यू आती है दो वैल्यू आती है, इसी वजह से ये एक्स अक्ष पर यहाँ पर दो जगह कट होगा। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ माइनस होता तो ये उल्टा ग्राफ बनता, नीचे की ओर बनता। ठीक है, अच्छा इसमें एक इक्वेशन और होती है, एक्स बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, अगर ऐसे लिखा होता, ठीक है, तो फिर ये कहाँ, ये ऐसे बनता, ये ग्राफ यहाँ को बनता, और अगर यहाँ माइनस होता तो ये ग्राफ ऐसे बनता। तो इस ग्राफ को हम लोग परवलय, ठीक है, परवलय या परवलयाकार ग्राफ बोलते हैं। तो ये जो है ये परवलयाकार, ठीक है, ये आकृति क्या है, परवलयाकार आकृति है। तो इसका फिर ये ए ऑप्शन ये सही हो जाएगा, परवलयाकार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण निकाय ए एक्स अपॉन ए बराबर वाई अपॉन बी। ठीक है, एक तो समीकरण ये है, पहली समीकरण ये, दूसरी समीकरण क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में वाई का मान होगा। हमें वाई का मान पूछा है। अच्छा, तो यहाँ पर 3 का करेंगे आंसर। तो एक्स अपॉन ए बराबर वाई अपॉन बी ये हमको दे रखा है, और क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमको दे रखा है। अब यहाँ से क्या, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, क्योंकि हमको इसमें वाई का मान ज्ञात करना है, मतलब हमें यहाँ से एक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो ये यहाँ ले जाएंगे तो इससे एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए वाई अपॉन में बी। ठीक है, अब इस समीकरण में मान रखेंगे क्या, ये ए हो गया, और एक्स की जगह पर क्या रखना है, ए वाई अपॉन में बी रखना है, प्लस यहाँ बी वाई हो जाएगा बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ये ए स्क्वायर हो जाएगा, वाई अपॉन में बी लिखा हुआ है, प्लस यहाँ से क्या, वाई बी वाई, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो बी आ जाएगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ बी से मल्टीप्लाई, तो यहाँ ए स्क्वायर वाई और यहाँ बी स्क्वायर वाई। ठीक है भाई, बी की बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, और 1 का करेंगे तो ए स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों से y कॉमन ले लेंगे। जैसे ही y कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या, b, और यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अब b यहाँ चला जाएगा, तो y का मान जो है केवल और केवल b आ रहा है इसमें। तो इसका जो तीसरे का जो ये सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमको बताया है कि अगर इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, और हम जानते हैं वास्तविक मूल के लिए, ठीक है, 4 हम यहीं से आपको समझा दे रहे हैं कि वास्तविक मूल के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या होता है, लेस देन 0 होता है। ठीक है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये लेस देन 0 होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अच्छा बी की वैल्यू क्या है इसमें, देखिए यहाँ, ये देखिए बी की वैल्यू क्या, -4 रहेगी, तो यहाँ बी की जगह क्या, -4 लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ए, और देखिए इसमें जो है ए की वैल्यू क्या रहेगी, 1, और यहाँ से सी की वैल्यू क्या, ए, भाई ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो यहाँ से क्या ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ए की एक्स स्क्वायर के आगे यानी कि 1, तो फिर 1 लिख देंगे, और सी के लिए ए लिख देंगे, यहाँ 1 इंटू और सी के लिए क्या, ए है, और ये लेस देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो अब माइनस का स्क्वायर ये तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, भाई ये प्लस हो गया, ये 16 हो गया। अब यहाँ से क्या, 4a, और ये लेस देन 0 है। ठीक है, अब ये 16 ऐसे लिखा रहेगा, तो अब ये जो 4a माइनस का है इसको इस तरफ ले जाएंगे, लेकिन ये जो निशान लगा हुआ है, जो साइन लगा हुआ है, जब ये इस तरफ जाएगा तो ये साइन उलट जाएगा, यानी कि साइन इस तरफ हो जाएगा, तब ये 4 इस तरफ जा पाएगा, और ये यहाँ पर क्या, जो माइनस का था ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब 16 और ये 4 बटे में आ जाएगा a,
अच्छा ए नहीं, यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, ठीक है। 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो कहने का मतलब है 4 इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो 4 जो है वो ए से बड़ा होना चाहिए, तब ये कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे कि इसके वास्तविक मूल नहीं आएंगे। तो 4 का फिर जो ये डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है अनुक्रम, ठीक है। अनुक्रम का मतलब हमें एक सीरीज दे रखी है, क्या पहले √2 है, फिर 2√2 है, फिर 3√2 है, और ऐसे लेकर के कहाँ तक 10वां पद। तो हमें 10वां पद इसका निकालना है कि इसका 10वां पद क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आपको समझाते हैं कैसे करना है ये हमें दिया है 5वां, और 5वें में क्या है, √2 है, फिर 2√2 है, फिर 3√2 है, और ऐसे ही करके कहाँ तक 10वां पद निकालना है हमको, ठीक है। 10वां पद। तो अच्छा ए की वैल्यू इसमें क्या √2 रहेगी, और डी इसमें क्या रहेगा, इसमें से ये घटाएंगे, यानी कि 2√2 में से अगर √2 घटाएंगे तो 1√2 बचेगा। या फिर यहाँ देख लीजिए 3√2 से अगर 2√2 घटाएंगे तो भी 1√2 ही तो बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो डी की वैल्यू 1√2, और 1√2 को नॉर्मली हम √2 भी तो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम इसको 1√2 लिखें, ठीक। अब हमें 10वां पद निकालना है, यानी कि टी ऑफ 10। तो टी 10 क्या होगा, टी 10वां पद, ठीक है। तो a + n-1 इंटू डी, यही लिखेंगे। और a की वैल्यू √2 है, n का मतलब कितना 10 है यहाँ पर, तो 10 लिख देंगे, -1 लिख देंगे, और d की वैल्यू फिर से √2 है तो √2 लिखेंगे। फिर यहाँ √2 प्लस यहाँ कितना 9 हो जाएगा, तो 9√2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये √2 है तो 9√2 हो गया। अब यहाँ 2 है और यहाँ पर भी √2 है, तो यहाँ 1√2 और यहाँ 9√2, ठीक है। यहाँ 1√2 या 9√2 तो कितने 10√2 हो जाएंगे। और 10 जब ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है, तो 10 या 2 बार लिखेंगे भाई। जब रूट ऑफ के अंदर कोई संख्या जाती है उसको 2 बार लिखते हैं, तो 2 बार लिखेंगे। ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। तो 10 का 10 से गुणा करेंगे 100, और 100 का 2 से करेंगे तो कितना 200 आ जाएगा, यानी कि √200। या तो फिर ये आंसर सही हो जाएगा, या तो फिर ये आंसर ही सही है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है √200, तो फिर 5वें का ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। हमें इसका माध्य निकालना है। तो छोटे छोटे डाटा बने हुए हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, तो इनको प्रत्यक्ष विधि से लगा लेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सबसे पहले क्या हमें दिया है, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल दिया है, फिर यहाँ हमें वर्ग चिन्ह बनाना होगा, तो वर्ग चिन्ह के लिए जगह छोड़ देते हैं, वर्ग चिन्ह होगा। फिर यहाँ आवृत्ति का मतलब बारंबारता, भाई यहाँ आवृत्ति लिखा है तो इसका मतलब होता है बारंबारता। और यहाँ क्या होता है, ये xi होता है, ये fi होता है, और यहाँ पर xi fi ये लिखेंगे। वर्ग अंतराल हमारे पास 0 से 5 है, यहाँ 5 से 10 है, और यहाँ 10 से 15 है, और यहाँ 15 से 20 है। बस ये वर्ग अंतराल है। वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो उसके बीच की संख्या, यानी कि 2.5, यहाँ पर क्या 7, यहाँ पर क्या 7.5, और यहाँ पर क्या 12.5, और यहाँ पर क्या 17.5, ये आ गया वर्ग चिन्ह, ठीक है। और जो हमें आवृत्ति दे रखी है 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, और यहाँ 10 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2.5 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर 4 का 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 20 का 0 लगा देंगे, पॉइंट लिख लेंगे। और 4 7 जा 28, तो 28 में अगर हम 2 जोड़ेंगे 30, तो यहाँ 30 आ गया। फिर 6 पंचे 30, और 6 दूनी 12, और 13 14 15, 5 हो जाएगा, तो एकदम 6 और 1 7, तो यहाँ 75 आ गया। अच्छा, और ये बचा, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो ये 0 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है, तो ये बाकी का ऐसे ही लिखा रहेगा। तो कुल मिला के ये आ गया। अब इनको जोड़ लेंगे, तो 5 5 10 5 15, 15 का 5, ठीक है। अच्छा, ये .0 भी लिख लेते हैं, शायद आगे यूज हो जाए या फिर ना भी हो। तो 5 5 10 5 15 का 5, 1 कैरी हो जाएगा, 7 7 14, और 14 और 4 18, भाई 3 है कैरी, तो 4 18, तो यहाँ 18 का 8, 1 कैरी हो जाएगा। यहाँ 285 आ रहा है। इनको भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि इनको नहीं, इनको बारंबारता जोड़ी जाती है, ठीक है। तो बारंबारता जोड़ लेते हैं, 10 6 16, और 16 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 22 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 22 आ रहा है। अब 22 को इससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 285, यहाँ 22 से इसको भाग कर देते हैं, ठीक। तो ये एक बार जा रहा है क्या 22, यहाँ से कितना 6 बचेगा, यहाँ 65 हो जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार में 66, ये ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये 3 बार नहीं जा पाएगा। तो अच्छा, अब देखिए आंसर ना अप्रोक्सीमेट में लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ ये 2 बार ही तो जाएगा, 44 लेंगे, सीधी सी बात है। तो 12 पॉइंट वाला हमें आंसर चाहिए। तो इसमें देख लीजिए, अब यहाँ देखिए, ये इसमें 84 दिया, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ हमारा 84.44, ये भी गलत है। यहाँ 13.05, ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा तो यहाँ 2 बार में जा रहा है ना ये, ठीक। तो इसका मतलब हमारा इसका जो ये सी ऑप्शन है सही हो जाएगा, 12.95, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है तो उसमें पूरा थोड़ी ना लिख के दिखाना होता है। अगर हमें आंसर समझ में आ गया तो डायरेक्ट इसमें क्या हम टिक करेंगे और आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो ये है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि ए बी सी तथा
भाई ये ट्राइंगल है एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है डीईएफ, उसमें AB अपॉन DE है, दूसरा है BC अपॉन FD हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यदि समरूप कब होंगे, इसमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। तो बस आप इसको चेक करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना लीजिए। कैसे, हमें क्या दिया हुआ है ABC, तो यहाँ A, ये B, ये C, ABC हो गया, और दूसरा बोला है DEF, तो फिर इसको D, इसको E और इसको F, तो ये हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि AB अपॉन में DE, AB तो ये है, ठीक है, AB ये है, अपॉन में DE, DE कहाँ है, DE ये है, ओके। और दूसरा क्या है इसमें BC, तो BC कहाँ है, BC ये रहा भाई, BC ये रहा। और क्या बोला है FD, तो FD कहाँ है, ये F, ये FD है, ठीक है, तो ये FD है। अब इसमें कौन सा एंगल बीच में है, भाई इसके बीच में ये एंगल है, भाई इन दोनों भुजाओं के बीच में ये एंगल है कि नहीं, और इन दोनों भुजाओं के बीच में ये वाला एंगल है, तो यानी B एंगल इस D एंगल के इक्वल होना चाहिए। समझ में आया कि ये B एंगल इस D एंगल के इक्वल होना चाहिए, तभी ये समरूप हो सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है, इसका ये फिर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा दूसरा तरीका ये, इसको सिर्फ देख के ही हमें बताना है, देख के, ठीक है। तो देखने में बच्चे कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर आप देख के कर सकते हैं तो कीजिए, वरना तो आप चित्र बना लीजिए, सबसे अच्छा है, ठीक है। तो वो मैं तरीका आपको बता दे रही हूँ कि देख के कैसे बनाना है। इसमें देखिए कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ AB दे रखा है, ठीक है, और यहाँ क्या दे रखा है BC। ऊपर ऊपर पहले देखिए, यहाँ AB है, यहाँ BC है, तो इसमें क्या चीज है, तो 2 बार है, B 2 बार है, तो इसका मतलब पहले से तो B मिलेगा। इसमें B जो है ये 2 बार है, दोनों में B है, ठीक है, कॉमन है। इसमें देखिए, इसमें दोनों में क्या चीज कॉमन मिल रही, तो हमें इसमें D और इसमें भी D कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ D होना चाहिए, एंगल D। तो बस देखिए वही आ गया, D के बराबर होना चाहिए था, सेम हमारा ऐसे भी आ गया। तो हम देख के भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप सही रहेगा कि चित्र ही बना लीजिए, ठीक है। तो फिर इसका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, शीर्ष 0 4 0 0 और 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। तो हमें इसका परिमाप बताना है कि परिमाप क्या होगा। चलिए मैं आपको लगा के समझाती हूँ कि कैसे करते हैं। अब मान लीजिए कोई त्रिभुज है, जैसे ये हमको क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, ये हमको एक त्रिभुज दे रखा है यहाँ पर, ठीक। अब बोला है शीर्ष, तो शीर्ष जो पहला शीर्ष है वो 4 0 मान लेते हैं, और दूसरा शीर्ष ये वाला, भाई शीर्ष मतलब ये पॉइंट्स दे रखे हैं हमको, तो ये है 0 0, और ये जो ये वाला पॉइंट है ये है 3 0। और हमें इसका परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकालेंगे, ये भुजा, ये वाली भुजा पता होनी चाहिए और ये वाली भुजा पता होनी चाहिए। जब तीनों भुजा पता होंगी, तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल आएगा। लेकिन ये भुजा कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो दूरी वाला फार्मूला इसमें कैसे लगेगा, अच्छा हम यहीं पर छोटा छोटा लिखते हैं क्या, 0 - 0 का स्क्वायर, भाई क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये x1 है ये x2 है, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा 4 - 0, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 0 0 तो 0 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, रूट ऑफ, अब 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 ही रहेगा, और 16 का रूट ऑफ वापस से 4 हो जाएगा, यानी इसकी जो लंबाई आएगी वो कितनी, 4 आ जाएगी, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर 0 0 है और यहाँ 3 0 है, तो ये भी निकालेंगे 3 0, इसका क्या होल स्क्वायर -0, ठीक है, माइनस नहीं यहाँ प्लस होता है, प्लस 0 - 0 इसका होल स्क्वायर, रूट ऑफ कर देंगे। तो अब यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, और 0 तो वो 0 ही लिखा रहेगा, जबकि 9 का स्क्वायर कितना 3 हो जाएगा, यानी इसके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो ये दूरी 4 आ रही है, ये दूरी 4 है, ये दूरी 3 आ रही है, इसकी दूरी निकालना है। अच्छा ये कैसे निकलेगा, यहाँ 0 और यहाँ 3 है, तो यहाँ लिखते नहीं बनेगा, हम उसको यहाँ लिख रहे हैं। क्या 0 में से 3 घटाएंगे तो 0 - 3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये 4 है तो 4 - 0, तो प्लस लगा के 4 - 0 इसका होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ रूट ऑफ भी लगा देंगे। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, भाई माइनस का जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, तो 16 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 25, रूट ऑफ 25 हो जाएगा, 25 का मतलब 5, तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी ये 5 हो जाएगी। परिमाप कैसे निकालना है, तीनों भुजाओं को जोड़ देना, यानी जिसकी लंबाइयां हैं लंबाइयों को जोड़ देते हैं। तो 5 4 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, भाई 5 4 9 3 12। तो जो आंसर आएगा इसका, ये 8वें वाले का जो आंसर आएगा, ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि इसका आंसर 12 आ रहा है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 tan a बराबर 4, ठीक है, 3 tan a बराबर 4 दिया है, तो sec a का मान निकालना है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहीं पर लगा के समझा दे रही हूँ कि कैसे करना है। 3 tan a = 4, ठीक है, तो tan a बराबर क्या होता है 4, और ये 3 क्या अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, 3 अपॉन में आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, हमें sec a की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो फार्मूले से लगा सकते हैं, या फार्मूले से नहीं लगाना तो डायरेक्ट आप वैसे, जैसे नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करके लगाते हैं वैसे भी लगा सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अगर लगाना है तो कैसे होगा, ये लंब यानी कि L होता है और ये आधार होता है, तो लंब और आधार पता है, हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए क्या, k का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, ये L है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना 4 4 का स्क्वायर, ठीक है, और आधार कितना है 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो
स्क्वायर लगा हुआ के ऊपर, ये कहाँ, ये यहाँ जाके रूट ऑफ बन जाएगा। तो के बराबर कितना, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 25, रूट ऑफ बन जाएगा। ये 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए, तो मैंने 25 लिख दिया। ओके, तो ये 9 और 16 मिला के 25 बनेंगे। यहाँ से क्या 5 आ जाएगा, यानी कि जो कर्ण निकल के आया हमारे पास क्या 5 आया है। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि सेक के लिए, भाई सेक के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है, वो कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण अभी अभी हमने निकाला 5, और आधार क्या, इसमें से आधार ये 3 ही तो है, तो ये आधार 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आ रहा है ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5/3। अच्छा, इसका दूसरा तरीका मैंने जो आपको बताया था वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसका सेकंड मेथड कैसे करते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें tan a की वैल्यू दे रखी है 4/3। हम एक फार्मूला जानते हैं कि 1 प्लस क्या tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर a। ये हम फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, और tan की वैल्यू कितनी है 4/3, और उसका क्या होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर a। तो 1 प्लस और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे मतलब यहाँ 1 लिखेंगे, तो एलसीएम लेंगे 9, 9 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, और यहाँ क्या है सेक ए। अच्छा, यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा, ठीक है, तो यहाँ रूट ऑफ बनेगा ऐसे करके। अच्छा, तो जब ये रूट ऑफ बनेगा ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 25। ठीक है, और यहाँ 9 लिखा हुआ ये भी रूट ऑफ है, और ये क्या है हमारा ए, सॉरी सेक ए। ओके, सेक ए है, तो 25 का 5 लिखेंगे, और 9 के लिए हम 3 लिख देंगे, तो बस सेम वही आंसर आ जाएगा जो पहले आंसर आया था, सेक ए की वैल्यू। तो चाहे आप ऐसे निकालें, चाहे आप इस तरह से निकालें, दोनों तरीके से ही आंसर आ सकते हैं। वैसे भी आपको ऑप्शनल में ही टिक करना है, तो कोई तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका 9 का ये जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 दे रखा है, ठीक है, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान होगा, तो हमें इसका मान निकालना है। ठीक, तो कैसे करेंगे देखते हैं। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 हमें दे रखा है। ओके, और हमें जो मान निकालना है वो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। ओके, तो हमें देखिए ये समझ में आ रहा है कि इसमें फार्मूला लगाएं। ठीक है, अगर हम इसमें फार्मूला लगाएं, ठीक, इसका स्क्वायर वाला फार्मूला अगर लगाएं, ठीक है, तो क्या ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर अल्फा, ये b का स्क्वायर है यानी कि कॉट स्क्वायर अल्फा, और प्लस 2 इंटू tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, बाई 2 इंटू a इंटू b होता है, तो हमने ये पूरा फार्मूला यहाँ पर लगा दिया। अब ये इसकी वैल्यू हमको पता है, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी 5 है, तो यहाँ तो 5 लिख देंगे, और 5 का कर देंगे क्या स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा क्या tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2, यहाँ tan अल्फा ऐसे ही लिखा रहेगा tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा को हम लिख सकते हैं 1/tan अल्फा, तो tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा। ये यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे निशान लगा देते हैं कि ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, प्लस ये कितना 2 इंटू 1 की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब 2 यहाँ इस तरफ ले आएंगे माइनस में, तो 25 माइनस 2 कितना 23 आ जाएगा, और ये चीज जो है यहाँ लिखी रहेगी। इसका मतलब tan स्क्वायर अल्फा और कॉट स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो 23 आ रही है। ठीक है, तो बस इसका जो ये 10 का जो ये सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइन थीटा बराबर क्या है कॉसेक थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों बराबर हैं। उसके बाद कहा है तथा जो ये थीटा है, थीटा की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए। 0 और 90 के बीच में, भाई ये 0 है और ये पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो इनके बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो जो ये थीटा है या तो उसकी वैल्यू 90 हो या 90 से छोटी हो। भाई बराबर का निशान भी तो लगा है, यहाँ पर भी बराबर का निशान लगा है, और इसका मतलब ये या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी हो, यानी कि 90 और 0 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, तो बस इसको लिखेंगे, कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें क्या लिखा हुआ, साइन थीटा बराबर क्या कॉसेक थीटा। अब साइन जो ये कॉसेक थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये साइन यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जो ये स्क्वायर है जब इसका रूट ऑफ बनेगा, ठीक है, जब इसका रूट ऑफ बनेगा तो क्या हो जाएगा √1, ये हो जाएगा। तो फिर साइन थीटा बराबर क्या 1 हो जाएगा, और साइन में 1, ठीक है, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसका जो ये 11वें क्या जो ये सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। क्या पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो 1 आ रहा है साइन 1, तो साइन थीटा में 1 तो 90 डिग्री की वैल्यू होती है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0
ठीक है, 0 हो तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान होगा। तो हमें ये दे रखा है और इसका मान हमें निकालना है। तो चलिए इसको लगाते हैं कि कैसे लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से लगाएंगे। क्या दे रखा है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, ये हमको दे रखा है। तो फिर साइन थीटा बराबर, ये कॉस थीटा जब इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब साइन थीटा, ये कॉस थीटा यहाँ बटे में आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ जब यहाँ से आया तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाता है? टैन थीटा, और यहाँ क्या 1। अच्छा, टैन में 1 किसकी वैल्यू होती है? तो हम जानते हैं कि टैन में पाई/4 की वैल्यू, पाई/4 का मतलब 45 डिग्री। ठीक है, पाई/4 का मतलब कितना? 45 डिग्री। तो टैन 45 डिग्री की वैल्यू क्या 1 होती है? तो इसलिए अब टैन से टैन कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू हमने निकाली है पाई/4। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है? पाई/4। अब हमें क्या निकालना था? देखिए हमें इसमें क्या निकालना है, एक लगाते हैं इसी तरफ। हमें निकालना है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो बस क्या लिखेंगे? साइन 4, और यहाँ जो थीटा लिखा हुआ है, थीटा की जगह क्या लिखेंगे? पाई/4 प्लस कॉस 4, यहाँ पर भी क्या पाई/4 लिख देंगे। अब साइन 45, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसकी घात 4। यहाँ पर भी कॉस 45, तो अच्छा ये कॉस नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था 1/√2, क्योंकि कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 4, यहाँ 4 कर देंगे। ओके, अब 1/√2 भाई कितनी बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे, तो 4 बार लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने 4 बार लिख लिया। किसको? जो √2 है उसको हमने 4 बार लिख लिया, प्लस इसी प्रकार इसको भी 4 बार लिखेंगे। तो √2, या ना लिखें, एक बार लिख लें, दोबारा वैसे ही कर दें। ठीक है, क्योंकि वैसे ही टाइम की कमी रहती है, तो चलिए या फिर लिख लेते हैं। ये लिख लिया हमने, तो यहाँ √2 मिला के 2 बन जाएंगे, फिर से ये √2 मिला के 2 बन जाएंगे, बीच में मल्टीप्लाई है तो लगा देंगे। सेम वही चीज यहाँ √2 मिला के √2 मिला के 2, और ये भी 2 बन जाएंगे। तो 1/4, और यहाँ पर भी क्या 1/4, 4 कैल्सियम 4 आएगा, ऊपर 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 2, 2/4 कट कर देंगे तो 1/2। जो आंसर आ रहा है हमारा वो क्या 1/2 आ रहा है। तो यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका फिर ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या 1/2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है। एक बिंदु Q से, तो कोई बिंदु Q है, से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या होगी, तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसका चित्र बना के आपको समझाते हैं। पहले तो चित्र ही बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 13। ओके, तो 13 में ये वृत्त है, कोई बिंदु Q यहाँ दूर दे रखा है, और ये सेंटर पॉइंट O है। ये कोई बिंदु Q हमें दूर दे रखा है। तो इसने कहा क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। स्पर्श रेखा मतलब ये यहाँ ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर, ये 24 है। ठीक, और Q की वृत्त के केंद्र से, Q की वृत्त के केंद्र से दूरी है, ये कितनी है? ये 25 सेंटीमीटर है। हमें वृत्त की क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। तो बस सीधी सी बात है, पाइथागोरस में लगाएंगे। ये कर्ण है, ये क्या है? ये आधार है, और ये लंब है। ठीक है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है, बस लंब निकालना है। तो फार्मूला कौन सा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और प्लस क्या आधार का स्क्वायर, यही फार्मूला लगाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर क्या 25 का स्क्वायर, लंब तो हमें निकालना है लंब का स्क्वायर, और आधार कितना है 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, लंब ऐसे ही लिखा रहेगा, और 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576। ठीक है, तो यहाँ 625 माइनस 576 यहाँ ले आएंगे, माइनस में आ जाएगा, और यहाँ एल स्क्वायर, जब इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 15, 15 में 6 गया तो 9 बचेगा। फिर यहाँ 11, 11 में 7 गया तो 4 बचेगा, बस 5 में 5 गया तो 0। यहाँ एल, और जो ये स्क्वायर है यहाँ √ऑफ बन जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जो ये हमारा लंब आएगा, लंब कितना आ रहा है? 7 आ रहा है यहाँ पर। तो इसका फिर ये 13वें का जो ये ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, 13वें का ए ऑप्शन ये राइट ऑप्शन है। ओके, अच्छा एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगी, जैसे मैंने क्वेश्चन लगाया है, ठीक है, तो आप ये 1 से लेकर के 20 तक के, ठीक है समझना, 1 से लेकर के 20 तक के जितने भी √ऑफ होते हैं उनको याद रखिए। ठीक है, उनको प्रैक्टिस कीजिए घर में और याद रखिए। क्यों? क्योंकि पेपर के समय ये आपको बहुत काम देता है। जैसे ये 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो ये आपको पहले से रटा हुआ होना चाहिए कि नहीं। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का, तो ये आपको सारे के सारे रटे हुए होने चाहिए पहले से। उससे आपको एक तो टाइम बचेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई भी आसान हो जाएगी। तो ये कम से कम कोशिश कीजिए कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, ऐसे एक जगह पर लिख लीजिए। उसके बाद इसको आप एक प्रकार से कहा जाए तो रट ही लीजिए। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि रट लीजिए अच्छे से, कम 1 से 20 तक तो आप ऐसा कर ही लीजिए। ठीक है, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा पेपर में, ठीक है, और आपको आसानी भी हो जाएगी।
अब क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई हों तो POA का मान होगा। तो हमें POA जो एंगल है वो निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको चित्र समझा देती हूँ तो चित्र कैसे बनेगा। तो 14 है, यहाँ पर ये एक वृत्त बना लिया हमने, बीच में जो सेंटर पॉइंट है वो O सेंटर पॉइंट है, एक बिंदु बाहर P है यहाँ पर। ठीक है, ये बिंदु P है। अब यहाँ से ये PA और ये PB, ठीक है, यही बोला है। एक मिनट, हाँ ये पी ए है, ये पॉइंट ए है कहीं पर, और यहाँ पर कहीं पर बी पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ऐसे और ऐसे, ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो जहां पर ये स्पर्शी इस त्रिज्या को टच करती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो 90 90 हो गए। अब हमें कहा है कि स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई हों। तो स्पर्श रेखाएं जो ये हैं एक दूसरे से 80 के कोण पर झुकी हुई हैं। बस, तो सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है, हमें पी ओ ए। तो पी ओ ए, सिर्फ इतना, अगर इसको 20 ऐसे करते तो इतना मान निकालना है हमको। तो उसके लिए क्या, पहले तो ये पूरा निकालेंगे और जितना आ जाएगा उसका आधा कर देंगे तो इतना पोर्शन निकल के आ जाएगा। अच्छा, पूरा कोण क्या होगा मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा लगाना तो है नहीं। ये 90 90 कितने हो गए, 180 हो गए। 180 में जब ये 80 जोड़ेंगे, ठीक है भाई, 90 90 180, और 180 में जब ये 80 जोड़ेंगे तो कितना, 260 हो जाएगा। आ रहे हैं भैया, तो ये 260 हो जाएगा। अब जो ये चतुर्भुज टाइप बन रहा है ना, ये चतुर्भुज टाइप बन रहा है क्योंकि 1 2 3 4 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज बन रहा है। तो इसका मतलब अगर हम 360 से 260 घटा दें तो कितना बचेगा, 100 ही तो बचेगा। ठीक, 100 बचेगा। अच्छा, तो ये अगर पूरा 100 है, ये पूरा अगर 100 है तो इतना एंगल कितना, 50 हो जाएगा ना। तो बस 50 इसका आंसर आएगा। ठीक है, हम आपको फिर से समझा रहे हैं कि हमने कैसे किया है। ये तो 90 90 हो गए, ठीक है, ये 80 है, तो 90 80 और 90 तीन को आपस में जोड़ देंगे और 360 से घटाएंगे। क्यों 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो 360 से घटा देंगे तो ये वाला बचेगा 100। ठीक है, 100 बचेगा। अब 100, तो ये वाला इतना कितना रहेगा, इतना 50, क्योंकि ये इसका आधा ही तो है, तो ये 50 हो जाएगा। तो फिर इस 14 का जो ये बी ऑप्शन है 50, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उत्तरीय खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा होगा। थीटा है तो होगा, क्या होगा, ये तो गलत है क्योंकि हम जानते हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ 180 लिखा हुआ है। ये ऑप्शन, हाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसको मॉडिफाइड करके लिखा है। कैसे लिखा हुआ है, देखिए, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर ये होता है, लेकिन अगर यहाँ ऊपर 2 से गुणा कर दे, यहाँ पर भी ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, तो ये 2 जो है यहाँ लिख दिया गया है, क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या कर दिया है, अच्छा थीटा तो लिखा रहेगा, और यहाँ क्या क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 720। तो 7 थीटा अपॉन 720 और ये 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्या, थीटा अपॉन 720 और 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक ठोस पाइप का व्यास, तो व्यास हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा, बस हमें आयतन निकालना है, सीधी सी बात है। और आयतन ना हमें पाई में निकालना है। देखिए, सब में पाई दे रखा है तो पाई का मान कहीं पर भी नहीं रखेंगे, तो क्या लिखेंगे। अच्छा, ये है कैसा पाइप, पाइप तो बेलनाकार होता है, तो फिर बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है, क्योंकि पाइप दिया है, पाइप हम जानते हैं बेलनाकार होता है, तो बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान कुछ नहीं रखना है, और आर, हमें आर क्या रखना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या जस्ट इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि जो आर है वो हमें 2 लेना है, तो 2 का स्क्वायर हो इंटू एच, और एच का मान हमें कितना, 20 दे रखा है। तो पाई, और यहाँ कितना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 20 है, तो 20 चौके 80, इसका मतलब ये 80 पाई हो जाएगा। तो फिर इसका जो ये डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 17 है कि आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। हमें क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि फार्मूला पूछा है, इन्होंने डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा है। ठीक है, तो ये क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर, और अगर इसका पूछते वक्र पृष्ठ तो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का, ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, और ये फार्मूला ही है। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। हमें इसमें माध्यक वर्ग निकालना है। तो माध्यक वर्ग हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें संचयी बारंबारता पता होती है, ठीक है, तो उसका अगर हम n/2 निकालेंगे तब हम माध्यक वर्ग निकाल पाएंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो चलिए इसको बना लेते हैं यहाँ पर, क्या, वर्ग अंतराल, यहाँ लिख देते हैं वर्ग अंतराल, उसके बाद क्या, बारंबारता, उसको f बोलते हैं, और संचयी बारंबारता उसको क्या, CF बोलते हैं। तो ये हमने यहाँ पर बना लिया। अब वर्ग अंतराल हमारा 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, 20 से क्या, 30 है, 30 से 40 है, और 40 से 50 है। या फटाफट बना लीजिए यहाँ पर तो आपको आसानी हो जाएगी। 8
12 और यहाँ कितना 18 और यहाँ कितना 10, ये लिख दिया। संचयी बारंबार था, यहाँ 2 लिखा रहेगा, 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10 में 12 जोड़ेंगे 22, 22 में 18 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो कितना 50 हो जाएगा। तो जो n का मान आ रहा है वो 50 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम n/2 निकालेंगे तो 25 आएगा। 25 किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ देखिए 25 जो है यहाँ 40 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 22 तो छोटी संख्या है, तो 40 के अंतर्गत 25 आएगा। हमें क्या, हमें सिर्फ इसका क्या निकालना है, माध्यक वर्ग। तो बस इसके जस्ट सामने जाएंगे, इसी के जस्ट सामने, तो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 30 से 40, यही हो गया माध्यक वर्ग और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित सारणी का जो माध्यक वर्ग है क्या होगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 से 40। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका 19 है। एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक दे रखा है, तो हमें माध्य 30 दिया हुआ है, माध्यक 35 दे रखा है। इसका बहुलक होगा तो बहुलक निकालना है। क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर आंसर लिखेंगे क्या, कि 3 माध्यक बराबर में क्या 2 माध्य प्लस क्या बहुलक, और 3 इंटू माध्यक हमें दे रखा है 35 और यहाँ 2 इंटू माध्य में हमको दे रखा है 30 और ये क्या प्लस में बहुलक लिखा रहेगा, ये 60 हो गए और यहाँ क्या 105 हो जाएगा। ठीक है, तो 105 से अगर हम ये वाला 60 घटा देंगे भाई तब तो ये बहुलक निकलेगा, तो बहुलक ये कितना आ जाएगा 45। तो इसका जो ये 45 है ये आंसर आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब है 19वें का फिर ये जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता है, और हम जानते हैं कोई भी घटना जब निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता 1 आती है। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में है। ठीक है, प्रायिकता चैप्टर में है, आप वहां पर जाकर देखिए, थेवरी के रूप में लिखा हुआ है कि जब कोई घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 ही कहलाती है। ठीक है, तो इसका फिर ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये खंड बा है और खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, सभी खंडों को हल कीजिए, और इसमें कुल 6 खंड है, यानी का, खा, गा, घा, अड़ा और चा, चा तक है। तो पहला जो है का नंबर है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोनों को करेंगे। यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर 21 का ये डाल दिया है मैंने। अब 2520 और यहाँ लिख लेते हैं 10,530। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 0। फिर 2 से 2 छंग 12, 2 तिया 6, यहाँ 0। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 0, 3 बचे 15, ये 0 लगा हुआ है। ठीक है, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 बचे 15। फिर इसको 5 से 5 सते 35 और यहाँ 7 एकम 7, ये हो गए अभाज्य गुणनखंड इसके। अब इसके भी करने हैं हमको, तो इसके भी करते हैं। तो अब इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या, 2 से करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15 और 3 बचे 15। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 3 बचे 15, 2 बचेंगे तो 25, 3 अठे 24, फिर 3 बचे 15। ठीक, फिर 3 से 3 एकम 3 और यहाँ बचेंगे 2, तो 28 हो रहा है, 3 नम 27, 3 बचे 15। अभी ये इसको भी 3 से कर लेंगे, हो जाएगा। तो तो छाक 18, अच्छा 6 लिखेंगे, ओके। तो छाक 18 और यहाँ से 1 बचेगा 15, 3 बचे 15। अब इसको करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, फिर इसको 13 से पूरा पूरा चला जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितने पहले 2520 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या आए हैं, 2 की घात 3। भाई यहाँ पर जो 2 है वो 3 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो 2 है वो 2 की घात 3 तो लिख दिया, और यहाँ पर 3 और 3 की घात कितना 2, यहाँ 5 और गुणे 7, तो ये हमने लिख लिया। यहाँ पर यहाँ से क्या क्या मिल रहा है हमें, 10,530। इसके लिए 2 लिख लेंगे, 3 की घात 4 लिख लेंगे, 5 लिखेंगे और 13 लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हमें लासा निकालना है, तो लासा कैसे निकालते हैं, जो मैक्सिमम संख्या मिलती है। तो मैक्सिमम संख्या क्या है, 2 की घात 3 मैक्सिमम है भाई, 2 नहीं लेंगे, 2 की घात 3 लेंगे। इसमें मैक्सिमम ये है तो ये लेंगे, क्या 3 की घात 4। इसमें 5 दोनों में है तो 5 ले लेंगे। यहाँ 7 और 13 दोनों संख्याएं ली जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा लासा हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 4 का मतलब 81, यहाँ 5 सत्ते कितना 35 हो जाएगा और यहाँ 13, तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब 8 की 81 से, तो 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64, तो यहाँ हो जाएगा 648। अब 13 किससे गुणा कर लेंगे, 13 बचे 65 का 5 हासिल 6, 13 तो यहाँ 39, 39 और 6 45, तो यहाँ 45 आ रहा है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई ना साइड में कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, 648 मल्टीप्लाई बाई 455। तो पहले 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20 और 4 24 और 5 अगर 30, तो 30 तो 32, तो ये आ गया। 32 तो 32 तो ये आ गया। 32 तो 32 तो 32 तो ये आ गया। 32 तो 32 तो 32 तो ये आ गया। 32 तो 32 तो 32 तो ये आ गया। 32 तो 32 तो 32 तो ये आ गया। 32 तो 32 तो 32 तो 32 तो ये आ गया। 32 तो 32 तो 32 तो 32 तो ये आ गया। 32 तो 32 तो 32 तो 32 तो ये आ गया। 32 तो 32 तो 32 तो 32 तो ये आ गया। 32 तो 32 तो 32 तो 32 तो ये आ गया। 32 तो 32 तो 32 तो 32 तो ये आ गया। 32 तो 32 तो 32 तो 32 तो ये आ गया। 32 तो 32 तो 32 तो 32 तो ये आ गया। 32 तो 32 तो 32 तो 32 तो ये आ गया। 32 तो 32 तो 32 तो 32 तो ये आ गया। 32 तो 32 तो 32 तो 32 तो ये आ गया। 32 तो 32 तो 32 तो 32 तो ये आ गया। 32 तो 32 तो 32 तो 32 तो ये आ गया। 32 तो 32 तो 32 तो 32 तो ये आ गया।
आप फिर 5 से करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, तो 0 4 2 3 ये लिख देंगे। मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 8 32, 32 का 2 हासिल 3, और 4 चौके 16 17 18 19, ठीक है, और 4 छंग 24, और 24 और 1 25, तो ये लिख देंगे यहाँ पर 0 4 2 2 4 और 4 8, 8 हो गया, 9 2 11 3 14 का 4 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9। तो ये आ रहा है कुल मिला के हमारा, क्या आ रहा है, जो लासा आ रहा है वो ये आ रहा है 2,94,840, ये लासा आ गया। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या इसका मासा भी तो निकालना है, तो क्या लिखेंगे मासा। और मासा कैसे निकालते हैं, जो मिनिमम चीजें हमें मिलती हैं वही लिखते हैं जो मैच होता है, ठीक है। तो मासा कैसे, भाई दोनों में 2 मैच हो रहा है तो 2 एक ही बार तो है, तो 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 3, 3 का स्क्वायर है, यहाँ 4 है तो हमें मिनिमम वाला लिखना है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर ये लिखेंगे। मल्टीप्लाई 5, 5 मैच हो रहा है 5 लिखेंगे, और इसमें से कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तो ये लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ 2 और यहाँ 3 की घात 2 का मतलब कितना 9, और यहाँ 5, तो 9 पने 45, 45 दूनी 90, तो यहाँ 90 आ रहा है, क्या ये हमारा मासा हो गया। बस अब दोनों का आंसर एक जगह पर लिख देंगे, क्या लासा बराबर 2,94,840, और मासा बराबर 90, बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 का खा पार्ट है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए। तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि माना को अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम उसको पहले परिमेय मान देंगे। तो माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, इस पे ऐसे मान लेंगे। जब परिमेय माना है तो a बटे b परिमेय संख्या होती है, तो यहाँ लिखेंगे 2√3, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ a व b क्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, तथा b इज नॉट इक्वल्स टू 0, और जो है b नॉट इक्वल्स टू 0 है, तथा a व b पूर्णांक है। और हम ये भी मानेंगे कि जो a व b है वो कैसे हैं, वो पूर्णांक है। तो ये हमने मान लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। और आप दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कि जो ये √3 है ना वो अलग हो जाएगा, और बाकी सारी संख्याएं एक पास आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है जो 2 है ये अपॉन में आ जाएगा, तो a/2 भी यहाँ क्या हो जाएगा √3। इसको इक्वेशन नंबर 1 अब लिखेंगे कि चूंकि a b व 2, ठीक है, ये a b और ये 2, a b व 2 सभी कैसे हैं, सभी पूर्णांक हैं, अतः a/2b यानी कि फिर ये पूरा का पूरा a/2b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो हमको ये लिखना है, इसके बाद अब लिखना है परंतु यह इसका विरोधाभास है, यानी कि इसका उल्टा हो गया, विरोधाभास है, ठीक है। विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम तो पहले से जानते हैं ना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो फिर अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही प्रूव करना था, इसमें थ्योरी ही होती है जो आपको लिखना होता है, ठीक है। अब 21 का गा पार्ट करेंगे। यदि कोई रेखा एबीसी त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB है बराबर किसके, AE/AC के, ठीक है। ये हमको इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र बना लेंगे, तो चित्र कुछ ऐसे बनेगा इसका। अगर ये ABC है तो ये एक त्रिभुज है,
और यहाँ पर डी पॉइंट है, यहाँ पर ई पॉइंट है, और एक ऐसे रेखा खींची गई है, ठीक है। तो ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। अब ये कहा है कि जो ये एडी है और अपॉन में ए बी, ठीक है, एडी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी के इक्वल होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो दिया है क्या कि डी ई, ये जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, यानी कि समांतर है, ठीक है, ये लिख लेंगे। और हम जानते हैं कि जो प्रमेय हमारी 6.1 है, ठीक है, जो प्रमेय हमारी 6.1 है उसके हिसाब से क्या कि अगर ये रेखा इसके पैरेलल होती है तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी होता है। तो बस यही लिखेंगे क्या कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू क्या ए ई, ठीक है, ए ई अपॉन क्या ई सी। ये कहाँ से, प्रमेय 6.1 से। तो प्रमेय 6.1 से ये लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब इसी को, ठीक है, इसी को उल्टा करके लिखेंगे, यानी कि डी बी ऊपर कर देंगे और ए डी नीचे कर देंगे। सेम यहाँ पर भी ई सी ऊपर कर देंगे और ए ई नीचे कर देंगे। अब यहाँ क्या, दोनों ओर एक जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों ओर एक जोड़ देंगे। तो +1 यहाँ कर देंगे, ई सी अपॉन ए ई, इसमें भी क्या +1 कर देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे, दोनों और एक जोड़ने पर, दोनों और एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेगी, इसका एलसीएम एडी आ जाएगा। यहाँ 1 की मल्टीप्लाई तो बीडी रहेगा, अब एडी की मल्टीप्लाई 1 से तो यहाँ एडी बन जाएगा। बराबर सेम यही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, ए ई और 1 तो ए ई एलसीएम हो जाएगा, ए ई की मल्टीप्लाई यहाँ, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो जाएगा ई सी प्लस ए ई, ठीक है। अब डी बी प्लस ए डी, अब यहाँ देखिए ये डी बी और एडी, भाई डीबी प्लस एडी मिला के क्या एबी बनता है, ठीक है, ये हमारा एबी बनता है पूरा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे ए बी, और ये क्या है अपॉन में एडी। बराबर सेम ऐसे ही अगर ईसी और एसी, ठीक है, ईसी ये है और एई, ओके, तो ईसी ये है, एई दोनों को मिला के एसी बनता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे एसी और यहाँ बटे एई है, ठीक है। अब इसको सीधा करके लिख देंगे क्या कि ए डी अपॉन ए बी बराबर में ए ई अपॉन में क्या ए सी। बस यही हमको प्रूव करना था। और ये प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, सिंपल भी होते हैं। तो अगर आप प्रूफ वाले क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए क्योंकि इसमें टाइम बचता है आपका, ठीक है। अब इसका 21 का घा पार्ट है, बिंदुओं ए -1 और 7 तथा बी 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा सवाल है, हमें बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चलिए लगाते हैं इसको, फटाफट से करते हैं। क्या है ये, आंसर नंबर 21 का घा पार्ट है, ठीक है। तो करते हैं घा पार्ट। सबसे पहले हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं, एक तो ए पॉइंट दिया है और ए पॉइंट है -1, 7, ठीक है। और जो बी पॉइंट दे रखा है हमको वो है 4, -3। और जो अनुपात m1 अनुपात m2 दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3, ये हमको दे रखा है। तो यहाँ सबसे पहले विभाजन सूत्र वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है। तो क्या होता है विभाजन सूत्र, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2 m1, ओके। यहाँ m1 है, m1/2 होता है, ओके। यहाँ m1/2, ठीक है, ये m1/2 प्लस m2/1 और अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। ये लिख लेंगे यहाँ पर। अब m1, अब m1 की वैल्यू हमको 2 पता है, 2 लिख देंगे। x2, अब इसमें x2 क्या होगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 कितना 4 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, m2 3 है और x1 क्या है -1, तो यहाँ -1 लिख देंगे। m1 m2 यानी कि 2 + 3, अब m1 हमारे पास फिर से वही 2, लेकिन y2 इसमें कितना -3, तो यहाँ लिख देंगे -3। और m2 कितना है 3 है, y1 कितना ये 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 2 + 3 वही m1 m2 ये 3 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ -3, यहाँ बटे में 5, यहाँ 3 दूनी 6 यानी -6 और 7 3 21, तो ये 21 आ रहा है। यहाँ पर भी 5 आ रहा है। 8 में 3 जाएंगे तो 5, 5 बटे 5, यहाँ 21 में 5 घटाएंगे तो 15 बटे 5 कट कर देंगे। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1, 3, तो क्या लिख देंगे निर्देशांक बराबर, निर्देशांक किसके x, y के, तो x, y बराबर 1, 3। तो बस ये आंसर हो जाएगा, इसको आंसर डाल देंगे, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 21 का ये अड़ा वाला पार्ट है। यदि कॉसेक थीटा 2, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है और हमें कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इसकी वैल्यू, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो जो दिया हुआ है पहले तो वो लिखेंगे कि हमको क्या दिया है। हमको दिया है कॉसेक थीटा बराबर 2, ये हमको गिवन है। हमें जो मान निकालना है वो किसका निकालना है, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हमें इसका मान निकालना है। तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, ये हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं। प्लस साइन थीटा को, तो साइन तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, साइन को चेंज नहीं करेंगे। वैसे कॉसेक लिख सकते हैं पर चेंज नहीं करेंगे अभी। अब इन दोनों को एलसीएम के रूप में ले लेंगे, यानी साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। जब ये एलसीएम हो जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो कॉस थीटा की मल्टीप्लाई किससे, 1 प्लस कॉस थीटा से, और प्लस साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन से, तो ये साइन 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 स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अब इसके बाद कॉस थीटा की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा की कॉस थीटा से तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख देंगे। बटे में क्या है, साइन थीटा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये कॉस थीटा तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक। और ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बनाते हैं क्या, यहाँ से 1 बन रहा है, 1 बन गया। नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा ये और ये सेम है, एक जैसे हैं, तो कैंसिल हो गए। ऊपर बचा 1 और नीचे बचा साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा ये क्या बन जाता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा की वैल्यू हमको दे रखी थी 2, ठीक है, यहाँ हमको 2 ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब है इसका आंसर भी 2 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा, आएगा कितना, 2। तो इसको आंसर यहाँ डालेंगे कैसे, यहाँ ऐसे लिखेंगे, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और इस पूरे का जो आंसर रहेगा वो ये 2 रहेगा। ये ऐसे आंसर के रूप में इसको लास्ट में लिखना है। ठीक है, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 21 का, तो यहाँ डालेंगे आंसर नंबर 21 का, कौन सा, चा वाला। तो देखते हैं चा में है क्या। अब ये चार है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, अब यहाँ बिंदु दे रखे हैं 5, -2, 6, 4, 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमको ये बताना है कि जो ये शीर्ष है वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो चलिए इसको लगाते हैं, तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले जो बिंदु दे रखे हैं तो उसको ए मान लेते हैं, और ए है 5 और -2, ठीक है। बी को मानते हैं 6 और 4, ये बी हो गया। और सी बिंदु ले लेते हैं 7 और कितना, -2, ये हमने बिंदु ले लिए। ठीक है, अब हमें पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है, या फिर एक चित्र भी बना लेते हैं साइड में तो और अच्छा रहेगा। तो ये ए मान लेते हैं और ए के लिए लिखते हैं 5 -2, इसको बी मान लेते हैं, बी के लिए 6 और 4, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं 7 और -2। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब इसमें देखिए, अब हमें पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो ए ये है, बी ये है, तो ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ऐसे तो निकालेंगे, रूट ऑफ, एक बार फार्मूला लिख देंगे फिर बार बार नहीं लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 6 - 5, ठीक है, तो क्या 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 4 - 2, 4, और यहाँ माइनस तो पहले से तो प्लस हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, तो इसको यहीं पर सॉल्व करेंगे। 6 में से 5 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है, प्लस 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। अब 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस 36, तो कितना आया, √37। तो चलो ये तो 37 आ गया। अब ए बी के बीच की दूरी हो गई, अब बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे, ये यहाँ पर दूरी भी लिख देते हैं कि ये दूरी है, ठीक है, यहाँ साइड में दूरी लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे दूरी, अब किसकी, बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, बी सी के बीच की दूरी निकालना है। अब यहाँ ये क्या है, ये x2 है, ये x1 है, तो 7 - 6 लिखेंगे, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ y2 - y1, ये y2 है, ये y1 है, तो क्या -2 और -4, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 7 में 6 गया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ प्लस यहाँ -6 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 6 का स्क्वायर 36, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये भी आ गया क्या हमारा, √37। तो ये जो भुजा आ गई हमारी, ये भी 37 आ गई। अब यहाँ दूरी ना लिख करके मुझे लगता है कि भुजा लिखना चाहिए, या दूरी भी ठीक ही है, भुजा लिख लें तो ज्यादा अच्छा है, भुजा, क्योंकि ये जो है ये भुजाएं होती हैं, ठीक है, तो दूरी ना लिखकर यहाँ पर भुजा लिखेंगे, वैसे है तो ये दूरियां ही निकाल रहे हैं लेकिन भुजा लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मात्रक लिख देंगे क्या,
37 मात्रक और यहाँ पर भी 37 मात्रक। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, अब देखिए ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब क्या ए सी या फिर सी ए, कुछ भी निकाल सकते हैं, तो सी ए कर लें या ए सी कर लें, एक ही बात है। तो सी ए में क्या, अब यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो 7 में से 5 घटा देंगे, इसका मतलब क्या, √7 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना -2 है और यहाँ भी -2 है, तो क्या लिखेंगे, -2, माइनस पहले से होता है और जो ये वाला माइनस है इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ प्लस का 2 और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या, 7 में 5 जाएगा 2, यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ क्या, यहाँ 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर वो 0 रहेगा, 0 और 4 मिला के 4 बनेंगे, इसका मतलब ये 2 मात्रक, 2 मात्रक। तो यहाँ 37 मात्रक, यहाँ 37 मात्रक, लेकिन यहाँ 2 मात्रक आया है, तो कहने का मतलब है कि ए डी इक्वल्स टू बी सी बट नॉट इक्वल्स टू सी ए। ठीक है, ए डी और बी सी तो इक्वल है बट नॉट इक्वल्स टू सी ए। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, यही हमको प्रूफ करना था, बस यहाँ प्रूफ डाल देंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं इक्वल दिखानी होती है, ये दोनों भुजाएं इक्वल है, एक भुजा इक्वल नहीं आई है, तो मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और अगर समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं इक्वल आती हैं, ये और ये तीनों भुजाएं ही इक्वल आती। और अगर विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है, तो ये और ये तीनों भुजाएं ही अलग अलग आती हैं, ठीक है, तो उसको विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 से 25 तक अगले पार्ट 2 में आपको हम समझाएंगे। ठीक है।